बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का अहम दौरा करेंगे, जहां वो मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमेरिकी सदर से मुलाकात और 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय पा गई हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। मुलाकात के दौरान पाक चीन ताल्लुकात, सी-पैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब है मसला कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे मसाइल पर आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करेगा? नहीं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। अब इस दफ़ा कुछ वखरा ही होने जा रहा है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में। जी। और वखरा इस तरह से होने जा रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो शहबाज शरीफ साहब क्या उजागर करेंगे, बाकी सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी उजागर कर रही होगी वहाँ पे। इस तरह से ले लें, सही। मतलब वो सारे हाँ में ला रहे होंगे जो हमारा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा। जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगले ये जो कमिंग वीक है, आप समझें कि ये बहुत बहुत यानी सितंबर के आखिरी 10 दिनों में बहुत कुछ तय होने जा रहा है पूरी दुनिया में। और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का ऑर्डर जो है या जो केओस है और सारी चीज़ों, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ये जो नॉन फाइलर्स का और फाइलर्स का और एफबीआर ने जो जी। सिलसिला किया है कि अच्छा जी तनख्वाह तो आपकी इतनी है, कमाई तो आप इतनी करते हैं, तो फिर ये शाहाना खर्चे कैसे उठाते रहे और बाहर कैसे आते रहे और घूमते रहे और बच्चों को कैसे बाहर पढ़ाते, ये जो काम शुरू किया ना बिहार ने, जी। कमाल। और इसके नतीजे में वो जो टेरर फाइनेंसिंग का लफ्ज है ना, टेरर फाइनेंसिंग और कैसे पैसा किसने कहाँ से कमाया, ये सारा कट्टा आने वाले दिनों में खुलने जा रहा है। मैंने ये बहुत सालों से ये बात नहीं की, लेकिन अब मैं इसको क्या कहना चाहिए, एक होता है ना वो, इसके हल्के हल्के झटके मैं महसूस चूंकि कर रहा हूं आने वाले दिनों में, इसलिए मैं आपको बताऊं कि इसके ये लोगों पे बहुत बड़ा हाथ पड़ने वाला है, बदमाशियों पे मुल्क में। सही। और जब तक ये नहीं हाथ पड़ेगा टेरर फाइनेंसिंग पे, तो ये टेरर खत्म नहीं होगा। टेरर फाइनेंसिंग है ना, जी। मतलब इसको इस तरह से मिला लिया, माशी दहशतगर्द। चले, अच्छा अब आ जाए जरा कि पाकिस्तान का क्या। पाकिस्तान बड़ा इस वक्त जो है ना वो ग्लोबल चेस बोर्ड में वो बड़ा स्मार्टली, अच्छा पाकिस्तान जो है ना वो मतलब है कि चेस बोर्ड को, ग्लोबल चेस बोर्ड में देखें तो पाकिस्तान कोई वो प्यादे का रोल नहीं है। पाकिस्तान कभी आपको प्यादे का रोल, कभी वो ढाई चाल चल रहा है, कभी वो जो है वो फील वाला रोल है, आगे पीछे दाएं बाएं। पाकिस्तान इज माशाल्लाह प्लेइंग, हर तरफ से खेल रहा है, ठीक है। जी। उसका असर पड़ेगा फिर पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम के सही। ऊपर। इंटरनल सिस्टम से मुराद ये कि मामलात ठीक होने शुरू होंगे और हमें देखें, मुल्क हमारा है और आगे हमने तो अपनी जिंदगियां जैसे तैसे गुजार ली। असल बात यह है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसा पाकिस्तान देके जाते हैं, जी। तो इंशाल्लाह अच्छा देके जाएंगे, जी। इतना मायूस नहीं करेंगे उन्हें इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब ये देखें आप, आज क्या सिलसिला हो रहा है। आज कल है वो कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस, 22 तारीख है ना कल? तो जी। 22 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस है जो फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने मुश्तरका तौर पे बुलाई है, जी। और जिसमें फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना है। जी। और उस कॉन्फ्रेंस के निकाह से पहले ही बरतानिया ने, केयर स्टारमर साहब को बहुत मुबारक हो, जी। बहुत मुबारक हो। और उनको चाहिए वो भी हमें मुबारकबाद दें, ठीक है, हम भी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जी। बरतानिया ने, नंबर 1। जी। उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जी। उनको भी मुबारक हो, सही। फलस्तीनियों को मुबारक हो। और उसके साथ ही जो है वो कनाडा ने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, पहले ही कॉन्फ्रेंस से पहले। जी। उनको भी मुबारक हो, फलस्तीनियों को मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो, सही। ठीक है। ये बड़ी कामयाबी है। जी। और इसका एक तारीखी जो जो अजीब अजब तारीख अपने आप को अजब अंदाज में किस तरह से मैं कहूँ इसको, ये तो नहीं कहूँगा तारीख दोहराती है, तारीख शायद इस दफा अपने आप को वो रिवर्स कर रही है, कोई रिवर्सल ऑफ हिस्ट्री कहेंगे इसको, या कोई मुनासिब समय इसकी इस्तेलाह तलाश करूंगा, क्योंकि आज से 108 साल पहले
दो मुल्क, जी। दो मुल्क सही। उन्होंने मौजूदा मशरिक वस्ता का नक्शा बनाया था। ठीक है, सही। सल्तनत उस्मानिया कोलैप्स हो गई थी और दो मुल्कों ने जनाब बनाया था कि अगला मशरिक वस्ता कैसा होगा सही। या वेस्टर्न एशिया कैसा होगा। कौन से मुल्क थे? जी। फ्रांस और बरतानिया। जी। वही फ्रांस जो कल फलस्तीनी रियासत की कॉन्फ्रेंस को जो है वो सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान के साथ होस्ट करने जा रहा है। जी। और वही बरतानिया जिसने बेलफोर डेक्लेरेशन, देखे ना, बेलफोर तो 1917 में हुआ था ना। जी। उसको तो बेलफोर थे ना उस वक्त, तो बेलफोर तो ये इनके जो है वो खाली बरतानिया आया था ना। ये तो वो जो चीट कर दिया था, शरीफ मक्का को कहा था कि हम आप साथ आ जाओ तो पूरा कोलैप्स हो जाएगी सल्तनत उस्मानिया। तो उसके बाद हम आपको सारी सल्तनत उस्मानिया का जनाब आपको हम सौंप देंगे। और पीछे पीछे वो बेलफोर डिक्लेरेशन में वो बात भी हो रही थी कि अच्छा जी क्या हमने करना है। तो वो शरीफ मक्का खड़े तो हो गए जी। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, लेकिन बाद में वो जलावतनी में मरे। उनको तो दम कर दिया था बरतानिया ने। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो स्काइप उसके उससे पहले 1916 में चले जाए ना तो जी। स्काइप पिकॉट आपको स्काइप पिकॉट एग्रीमेंट आपको नजर आता है। और ये जॉर्जिस पिकॉट और जो है वो सर मार्क स्काइप्स, ये जनाब मिल के दोनों। और यही वो मौका था जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना कि उसमें एक इंसिडेंट है, पहले बहुत दफा बयान कर चुका हूँ कि मलका खाना खा रही थी, उनके पास आके किसी ने डिस्टर्ब किया कि जी। ये मलका हजूर ये कैसे, कहाँ पे नक्शा क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ये छोड़ दो ना, ये रुमाल रुमाल के ऊपर ये बनाई उन्होंने लाइनें और मशरिक वस्ता का। तो इस तरह से वो यहाँ पे जो आपको अफ्रीका का भी टेढ़ा मेढ़ा नक्शा नजर आता है अजीब सा, और आपको ये नजर आता है मशरिक वस्ता का भी बहुत सारा क्योस, वो लोगों ने खुद ही अपने तौर पे बना लिया। अब वही बरतानिया, वही बरतानिया जी। और वही फ्रांस जी। और बरतानिया के साथ जो मुल्क कर रहे हैं, आप गौर करें, इनमें से तो कुछ मुल्क तो ऐसे हैं ना, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, बाकी ये जो तीन मुल्कों ने आज किया है जी। ये तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। आप नोट करें ना, आज बरतानिया कनाडा। और ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है वो कनाडा, ये तो कॉमनवेल्थ, तीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने आज ऐलान कर दिया है कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। जी। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, 108 साल के बाद, बेलफोर डेक्लेरेशन के 108 साल के बाद जो है, जी। वही बेलफोर डेक्लेरेशन जो आगे जाके इसराइली रियासत के कयाम का सबब बना था, उसके 108 साल के बाद तारीख अपने आप को रिवर्स कर रही है। और वही बरतानिया और वही फ्रांस, फ्रांस कल जो प्रेसिडेंट मैक्रो है वो फ्रांस कल करने जा रहा है इनको फलस्तीन को। कॉन्फ्रेंस को को चेयर करने जा रहा है। जी। और उसके साथ जो है वो ये आप देखें कि जो बरतानिया है उसने आज एक दिन पहले तस्लीम कर लिया और साथ खड़े होकर तस्लीम किया। मार्को जी। रूबियो साथ खड़े थे और बड़े, सॉरी, प्रेसिडेंट ट्रम्प साथ खड़े थे। तो थोड़ा सा वो नाखुशगवारी का भी उनके चेहरे पे आसार थे कि मैं इस बात पे एग्री नहीं करता और ये इनको नहीं करना चाहिए और इससे नुकसान होगा। वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर कियर स्टेमर हैं उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया। और उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री है, उन्होंने हिस्ट्री को रिवर्स कर दिया। और हिस्ट्री को रिवर्स करके वो जो है वो दोबारा से वही बरतानिया और वही फ्रांस जो है वो फलस्तीनी रियासत को उन्होंने तस्लीम कर लिया। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि उस वक्त जो है ना वो जब ये हुआ था सारा ना, तो ये तो लेबर में है ना, उस वक्त लेबर गवर्नमेंट नहीं थी। बहुत से लोग गलत बात इसको, हिस्ट्री को गलत कोट करते हैं कि उस वक्त लेबर गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त जो है वो डेविड जॉर्ज लॉयड की गवर्नमेंट थी, एक लिबरल पार्टी जिसके साथ टोरीज और कंजर्वेटिव थे। वो वॉर टाइम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड जी। जॉर्ज लॉयड, वो इनके वजीर आजम थे बरतानिया के। और बाद में उन्होंने ट्रीटी ओवर सेलेस और बाकी जगहों पर भी उनका एक रोल था। तो वो वजीर आजम रहे थे 1916 से लेके 1922 तक। सही। उनके दौर के अंदर ये बेलफोर डिक्लेरेशन और स्काई पीकॉट और ये सारा कुछ उनके दौर में हुआ।
ठीक है, तो जाहिर है सर मार्क इस तरफ से थे, वो उधर से जो है वो पीकॉट थे। तो लेकिन आप देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि जी बरतानिया और फ्रांस, इस ये मुल्क इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो चले ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें पुर्तगाल भी आ रहा है, इसमें सारे मुल्क आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। लेकिन दो मुल्क कैसे उन्होंने इसराइल को पहले बनाया और कैसे वही फलस्तीनी रियासत को आज जो है वो तस्लीम करने जा रहे हैं। तो कल ही कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उससे पहले आज इन्होंने ऐलान कर दिया, एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया। अब कल कौन से मुल्क ऐलान करते हैं देखिए, और 147 146 147 मुल्क, ये भी जो वीटो हुआ है ना, अभी जी सॉरी, जी। ये जो अभी जनरल असेंबली के अंदर जो वोटिंग हुई है ना, उसमें 142 142। आपको 142 मुल्क नजर आए हैं। जी जी। असल में 147 है जो फलस्तीनी रियासत को मानते हैं। ये दिन में रखें आप, कुछ कुछ उसमें एब्सटेन थे, कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, ये वो, लेकिन 147 आउट ऑफ 193 कंट्रीज वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये एक जो है एक सवाल जाहिर है कि यहाँ पे खड़ा होता है, और बनता भी है वो सवाल। और वो सवाल ये बनता है कि भाई, ये यहाँ पर फलस्तीनी रियासत क्या कायम होने से क्या कोई फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, कोई ऐसा सारा सिलसिला पैदा होगा कि उसके नतीजे में सीजफायर हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी, कोई ऐसे मामलात हो जाएंगे, कोई फलस्तीन के अंदर सुकून आ जाएगा, कोई गजा के अंदर जो है मामलात हो जाएंगे। इस ये नहीं है। ये बिल्कुल इसका फौरी तौर पे जो है वो असर पड़ेगा भी और नहीं भी पड़ेगा। सही। एक तो ये है कि मुकम्मल दुनिया में इतनी बड़ी आइसोलेशन, जी इतनी बड़ी आइसोलेशन आज तक नहीं हुई। ये फलस्तीन की रियासत इतनी मजबूत आज तक नहीं हुई, इंशाल्लाह जो अभी कायम होगी। जी। और इसराइल इतना आइसोलेशन भी नहीं किया, और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप इतना आइसोलेशन में गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी फैसला करना है कि उन्होंने दुनिया के साथ खड़ा होना है, या उन्होंने एक जो जेनोसाइडल स्टेट के साथ खड़ा होना है, जिसका सरबरा जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है। ये उन्होंने फैसला करना है, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट फैसला करेंगे, वो गलत साइड पे नहीं जाएंगे, और वो आने वाले दिनों में दुरुस्त फैसला करेंगे। सही। नेतन्याहू की मीटिंग उनके साथ फाइनल नहीं हो सकी, ये मैं आपको बताऊं। 29 तारीख को नेतन्याहू ने जो दरख्वास्त डाली हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने की, वो दरख्वास्त अभी तक फाइनल नहीं हो सकी, क्योंकि इसी उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की और मुलाकातें होने जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी और मुलाकातें हैं। एक तो ये कल जो कॉन्फ्रेंस है, इसको वो देखेंगे कि कल कॉन्फ्रेंस में क्या माहौल बनता है। दूसरा वो ये भी देख रहे हैं कि दो मुल्क ऐसे हैं जो खुल के फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, खुल के फलस्तीन के साथ खड़े हो गए, मुस्लिम दुनिया के साथ खड़े हो गए। जी और वो P5 मुल्कों में देखें ना, P5 में क्या बचा है? P5 में फ्रांस ने मान लिया, जी। P5 के अंदर जो है वो बरतानिया ने मान लिया, P5 में रशिया फलस्तीनियों के साथ सॉलिड रॉक खड़ा है, और चाइना एक चट्टान की तरह फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। तो ये P5 तो एक तो पहली फारिग हो गई थी। P5 जो बची, ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उसमें अमेरिका अकेला वीटो कर रहा है खड़ा होके, ठीक है ना। ये टोंगा और फलाना और ढिमाकना, ये अजीब और गरीब किस्म के मुल्कों के, तो वो ताइवान वाला सूरत हाल बनी हुई है साउथ अमेरिका की। अब ये है कि ये तो उससे पहले और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात होगी। और ये जो एक शख्सियत खास तौर पे जो न्यूयॉर्क में बहुत एक्टिव होंगे, वो वजीर खारजा जो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान तानी जो हैं, जी। जो कि कतर के वजीर आजम हैं वहाँ के, और वजीर खारजा भी हैं साथ ही, वो बहुत एक्टिव है। और उनको एक मैसेज गया है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो मैसेज ये है कि कतर से अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जी आप दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। और ये दरख्वास्त असल में अमेरिका कतर को नहीं खोना चाह रहा इस पूरी पिक्चर में। ये सही। जो इमर्ज हुई है ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के पैक्ट के बाद, जी ये मैं आपको बताऊं, ये जो पैक्ट है ना, ये जो माहिदा कहें इसको, एग्रीमेंट, इसको नाम कुछ भी दे लें, कोई नाम इसको दें या ना दें, ये हमेशा से मौजूद था, हमारा हमेशा से मौजूद है ये। और ये बस इसको पब्लिक अभी कर दी है खास वक्त पे। आपका ख्याल है कि जब हमारी तुर्किया के साथ कोई एग्रीमेंट, कल भी मैंने बात की थी, कोई नुकात होते हैं क्या? कोई नुकते होंगे कि रिटर्न एग्रीमेंट है उसको साइन किए होंगे? नहीं भाई, रियासतों के दरमियान हुकूमतें आगे पीछे दाएं, हमारा चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो लिखत पढ़त हुई है कोई, और कोई भी जामिन है कि वाकई ये खामोश हमारा जो है वो मिसाइल प्रोग्राम कैसे बना हमारा, ये एक जनाब इस पे किताब में लिखते जाए। और मैं जितनी किताबें पढ़ता हूँ उसमें 90% बोगस किताबें हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, 90% उसमें से
जितना हमने थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया है और समझा इस चीज को, तो कहीं वो अपनी कहानी है, क्योंकि किताब बेचनी भी तो होती है ना। मगरिब में खास ऑडियंस है। 9/11 के बाद तो इतनी इस तरह की किताबें, इस्लामिक बॉम्ब, और उससे पहले भी, और ये और वो, तो ठीक है इस्लामिक बॉम्ब कह दें, उधर यहूदी बॉम्ब तो नहीं कहते ना आप, या आप अमेरिका के बॉम्ब को जो है वो क्रिश्चियन बॉम्ब कहते हैं, बाकी मुल्कों को तो पाकिस्तान का नाम दे दिया इस्लामिक बॉम्ब। चले ठीक है, मर्जी है, जो मिजाज यार में है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि नेतन्याहू को मुलाकात का मौका नहीं मिला। सही। तीसरी बात जो है वो ये है कि 3 मुल्कों ने मान लिया, और बहुत बहुत बड़ी बात है, और खासतौर पे 2 मुल्कों पे, तो मैंने बताया ना, हिस्टोरिकली 2 मुल्क जिन्होंने इसराइल को जो है वो उनके क्याम में मदद दी थी, वो आज जो है वो इसराइल को डंप करके और वो फलस्तीनी रियासत की, फलस्तीन के लिए बात कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये कल कॉन्फ्रेंस होगी, फिर मुलाकातें होंगी सारी। नेतन्याहू ने एक पैगाम भेजा है, चिट्ठी भेजी है, सही। और वो चिट्ठी जो है वो गई है जनाब कि कतर के साथ हम अभी भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो सही। कतर की तरफ से जवाब किया है इस्तीफा। अब वो ट्रम्प से खत्म हो गया ना, ट्रम्प से तो शायद अब दोबारा मुलाकात कतर के अमीर और वो, क्योंकि मार्को रूबियो जब ये खुदक रहा था ना मेंढक की तरह, ये नेतन्याहू मार्को रूबियो के साथ खड़ा होकर कतर पे फिर हमला करेंगे, कतर पे फिर हमला करेंगे, कतर पे फिर करेंगे। तो मार्को रूबियो जो है उस वक्त वो गए थे, जो है वो मार्को रूबियो रात को, उस दिन भी मैंने बात की थी कि रात को छोटा सा उनका स्टे हुआ था कतर में। ये उस दिन की बात है जिस दिन इजलास खत्म हुआ था ओआईसी का और इस्लामिक अरब ममालिक का। जी। तो उसमें मार्को रूबियो ने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि आप एक रोल प्ले करते रहें। तो कतर की तरफ से वो खास दिलचस्पी नहीं हुई थी उसमें, क्योंकि सही। सारे दुनिया एक तरफ हो चुकी है, आपने कतर के ऊपर हमला कर दिया, अब आपकी बात पे कौन इतबार करेगा। तो कतर की तरफ से 2-3 बातें हुई थी। एक तो ये है कि नेतन्याहू पब्लिक में माफी मांगे, सही। माफी मांगे, पब्लिकली माफी मांगे, और कहे कि मैं माफी चाहता हूं, और मैं इस पे दोबारा ये मैं मेंढक की तरह नहीं फुदकूंगा, बल्कि फुदकूंगा ही नहीं, मैं आइंदा ये बात नहीं करूंगा कि एक कतर पे हम या किसी और मुल्क पे हमला करेंगे, और मैं माफी चाहता हूँ, ये हमसे गलती हो गई, गलती से बटन दब गया, और बटन दबने के बाद गलती से वो ट्रम्प को चली गई बात, और ट्रम्प ने सेंड कॉम भी, सबसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, सारा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये मेरी गलती है, और इसमें एक और अमेरिका या किसी की गलती नहीं है। बराए करम हमास से दोबारा मुज़ाकरा शुरू करवाएं, दोबारा बातचीत शुरू करवाएं, क्योंकि अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं है ना, गजा शहर में टैंक खड़े हुए हैं, वो जी। बच्चे अंदर, अच्छा इमदाद भी जा रही है, और मैं आपको बताऊं आज वो उन्होंने गजा से फिर मिसाइल मार दी है, सही। हुतीज ने नहीं, जी। मगरबी किनारे से नहीं, जी। जी। गजा से फिर मिसाइल मार दिए उन्होंने। ये अशदोद, ये जो उनकी जनूबी बंदरगाह है इसराइल की, अभी सही। तक वहां पर वो जो है ना वो मौजूद है हमास, और वो लड़ रहे हैं हमास के लोग। तो सही। ये जो है ना, ये मुकम्मल तौर पे तो ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। ये प्रोजेक्ट एक कॉलोनियल दौर का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट जिन कुव्वतों ने उसे बनाया था, वो कुव्वतें खुद इस वक्त उसको रिवर्स कर रही हैं। ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि शायद ये जंगे होंगी तो उसके नतीजे में कोई फायदा होगा उनको, उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। उनका जो है वो ये सारा नोबेल प्राइज वाइज ठुस हो जाएगा सारा। उन्होंने अपने, वो मैंने कल भी बात की स्टॉकहोम सिंड्रोम की, उन्होंने सबसे पहले अपने वो जो करीब के लोग हैं ना, जो अभी तक उसी में मुब्तला हैं, उन्होंने उठा उठा के जी। पहले फेंका है ना, कि वो शी जिनपिंग से बात करनी है फोन पे, तो चलो यार ताइवान को फेंक दो अंडर, तो बस वो ताइवान को उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी। ताइवान कह रहा है हम खुद अपनी जो है वो डिफेंस करेंगे, और हमसे मत हम डरते नहीं है, हम ये वो समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, क्वाड उधर से साथ जी। ही फारिग हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, जापान जो है वो उधर चला गया, भारत के साथ क्या हुआ है मैं उस पर क्या तबसरा करूं। लेकिन ये है कि एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जी। और वो बात जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंटली दे रहा हूँ, कि ये जो इनका जो काज है, जो मैंने जी। कल भी बात की थी ना एस्टोनिया की, जी। जी। एस्टोनिया की मैंने बात की थी। एस्टोनिया बाल्टिक स्टेट्स में है, लेटविया ऊपर, एस्टोनिया गल्फ ऑफ, मैप को देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट यूरोप में, और नीचे फिर लेटविया, लिथुआनिया, ये वो मुल्क हैं बाल्टिक स्टेट्स के, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब एस्टोनिया जो है वो और ये मुल्क जो है ये रशिया के साथ अपना बॉर्डर रखते हैं, और ये वो मुल्क हैं जो रशिया का हिस्सा, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। 91 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब सही। एस्टोनिया के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि हमारी खिलाफ वर्जी हुई, आर्टिकल 4 को रिवोक करें, जो मैंने कल भी बात की थी। लेकिन उसमें जो कल बात की थी वो उसका एक बात जो मैंने कल की थी कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी साल एस्टोनिया थोड़े दिन पहले, क्योंकि यूरोप निकल रहा है हाथ से,
तो जनाब ये नेतन्याहू और इसराइल कूद गए यूरोप के अंदर। ये ना नेटो में, ना 3 में, ना 13 में, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यूरोप के साथ। यूरोप किसी और तरफ जा रहा है। ये जनाब मौसूफ कूद गए इस्टोनिया में। क्यों? क्योंकि रशिया ने स्टेट सख्त पोजीशन ली हुई है। रशिया ने बड़ी स्टेट पोजीशन ली हुई है फलस्तीन पे। जी। और ये झड़पें हो रही हैं इनकी आपस में। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो, मेरे ख्याल से आसिम इफ्तिखार साहब किसी को इंटरव्यू दें तो बताएंगे इन दिनों में क्या हुआ है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। तो ये जो है, ये कभी उलझते हैं, ये इसराइली उलझता है, कभी वहां पे मंदूब जो बैठा है ये कभी उलझता है रशिया के साथ, कभी उलझता है चाइनीज के साथ, जलील होता है, उसके बाद वो फिर बकवास करता है, फिर बकबक करता है। अब मसला ये है कि वो, ये जनाब अचानक इनका जो वजीर खारजा है, जो मैं कल भी कहा, तो उसने ट्वीट कर दिया कि हम तो एस्टोनिया के साथ, तुम हो कौन, तुम कौन हो? और ट्रम्प ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा अच्छा यार, एस्टोनिया के ऊपर गलती से वो पोलैंड वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देने जा रहे, जो कल भी मैंने बात की थी। तो उसका अगर काज का आप वो दिखा सकें, अगर ट्वीट आपने तैयार किया हो प्रोडक्शन टीम ने, तो जी। आप ट्वीट देखें। वो अचानक इसराइल जो है वो बात करे एस्टोनिया की। इस्टोनिया, वो कहाँ इस्टोनिया भाई? तुमसे अपना मगरबी किनारा नहीं संभाला जा रहा, वो जॉर्डन का बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा, तुम जाके बात कर रहे हो एस्टोनिया की। और ये आप जरा ट्वीट अगर देखें, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, जी। ये बैठ के इसराइल का जो वजीर खारजा है ये बात कर रहा है, इसराइल कंसर्न ऑफ रशियन एयरप्लेन्स। अच्छा, वायलेशन ऑफ एस्टोनिया। अच्छा, ये जो वायलेशन है ये रीसेंट इवेंट जो पोलैंड में हुए थे स्टेबिलिटी रीजन की, और शुड बी अवॉइडेड। यानी आप ये देखें, ओ भाई, ये पागल आदमी जो है नेतन्याहू, इससे जान छुड़ाएं। ठीक है, ये अपने साथ, और मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मुझे एक यहाँ पे जंग और होती नजर आ रही है, एक और जंग होती नजर आ रही है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, लेकिन एक और जंग यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे होती नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि जी। जो जिस तरह मामला जा रहे हैं ना, और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जंग, मैं कोई वस्ती जो ये पूरा जो मशरिक वस्ता है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जंग बहरहाल कहीं पक रही है, एक और फ्रंट किसी जगह पे पक रहा है। बस इस जुमले से फिर मैं कल एक आध दिन के अंदर इसको आगे बढ़ाऊंगा कि वो किसी भी वक्त वो जंग छिड़ सकती है। सही। अच्छा, फिर उसमें एक बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है अपने सोशल ट्रुथ पे, उन्होंने बगराम एयरबेस की बात दोबारा की है। सही। और बगराम एयरबेस पे इस दफा जो उन्होंने बात की, बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा ये बगराम एयरबेस तो मैं ले लूंगा अगर हम उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज देखें, तो इस वक्त थोड़ी सी जरा वो सख्त बात है। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, जिस वक्त मैं चाहूंगा मैं बगराम एयरबेस ले लूंगा, और अगर हवाले कर दी जाए तो मुनासिब है, वरना मैं उसको बगराम एयरबेस को मैं ले लूंगा। अच्छा, अब ये बगराम एयरबेस जो है ये इसके बारे में मैंने तालिबान की तरफ से जो है वो इसकी इसको कह दिया गया कि नहीं, और इसको चाइना ने भी कहा है कि नहीं, जो फैसला होगा अवाम अवाम करेंगे। अच्छा, तो बगराम में ये सोशल ट्रुथ पे जो मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो लेटेस्ट मैसेज है, जी। अफगान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सही। बुरा होने जा रहा है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है बगराम एयरबेस। मैंने दोबारा ही बात की थी कि बगराम एयरबेस जो है वो, अच्छा, तालिबान ने कहा है कि जो दोहा एग्रीमेंट आपके दौर में हुआ था उसके अंदर ये लिखा हुआ था, दोहा एग्रीमेंट हुआ था जब ये ज़ुल्म खलीलजाद, मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने भी बड़ी एक गेम हो जी। रहा था उस वक्त। गेम ये हो रहा था कि पहले होने थे ये मुज़ाकरात तालिबान के साथ मरी में, अगर आपको याद हो, ये एग्रीमेंट ये हो रहे थे मरी में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर, इन्होंने दोहा के अंदर दफ्तर खुलवाए। ठीक है, सही। खुद इन्होंने फंडिंग की, सारा खुद। इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम जो है इसको बाहर जाके करेंगे। बाहर जाके करने के बाद जितने इनको मिले हैं लड्डू पेड़े खाने को, जी। ठीक है ना, वो देख रहे हैं। और पूरे खत्ते के लिए और पूरे रीजन के लिए अफगान सॉइल एक खतरा बन चुकी है। बहरहाल इन्होंने कहा हम अलग से बात करें। अब वो कह रहे हैं अफगान को कि आपने दोहा एग्रीमेंट जो किया था उसमें तो आपने कहा था कि खुद मुख्तारी होगी और किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी, और ये आपने किया था और अफजल ने किया था, ये तो आपके दौर में हुआ था। ठीक है, बाद में ब्लिंकन और बाइडेन दौर में इनकला हुआ, वो बुरा लग रहा है, लेकिन बगराम के ऊपर तो आपने हमारे साथ तय किया था मामला कि आप ऐसे नहीं करेंगे। अब बहरहाल ये जाने और तालिबान जाने इनके दरमियान क्या बात हो रही है, और इसमें कौन सा मुल्क इनको सपोर्ट करेगा। चाइना बैठा है, रशिया का है। लेकिन एक बात मैं और जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम ये किसी भी तरह से इस मरहले पे हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही।
और वो जो बात है वो ये है कि देखें, सरजाई गौर जो हैं, उनका नाम काफी तवील है लेकिन सरजाई गौर ही रखते हैं। ये बड़े यंग 38 39 साल के नौजवान हैं। और ये जो है ये भारत में सफीर इनको अपॉइंट किया है। अभी अभी तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली। सही। लेकिन ये जो है ये पहली दफा इनका जो ओहदा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी जो टीम है वहां पे डायरेक्टर है, इलॉन मस्क से इनका फटा रहा है। अब इस सही। बात पे आप जरा गौर करें कि जो भारत में अमेरिका का नया मंदूब होगा, वो अमेरिका का मंदूब नहीं होगा बल्कि वो पूरे जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया का मंदूब होगा। जी। ये पूरा साउथ एशिया, यानी जो और उसके साथ साथ ये यानी स्टार्ट होगा गालिबन इनका जो अगर साउथ एशिया का लिखा है तो बांग्लादेश भी होगा, फिर नेपाल भी होगा, फिर उसमें जो है वो मालदीव भी होगा, पूरा साउथ एशिया को भी, और उसके साथ ही सेंट्रल एशिया को भी। सही। और तो सेंट्रल एशिया को भी, और थोड़े दिन पहले ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो एक मिडिल कॉरिडोर खोला है, ये जो जिसको ट्रम्प साहब ने अपने नाम से जी। उसको अपना नाम दिया है जेंगोर कॉरिडोर का, जो कि एक्चुअली मिडिल कॉरिडोर है चाइना टू तुर्किया और आगे यूरोप का। और बीच में ये मैं उधर भी बात कर रहा था कि ये जाहिर है कि दरमियान में रुके हैं, स्टीव विटकॉफ ने वो रोल प्ले किया है, लेकिन इसको इन्होंने ये रशिया और चाइना के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आए हैं और इन्होंने ये रोड जो है खुलवा दी है, जिसपे आर्मीनिया काफी तपा भी हुआ। आर्मीनिया वैसे ही तपा हुआ है क्योंकि एक तो वो सारा ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मुझे एग्जैक्ट मैंने वो दिन कवर किया था जब मैंने कल भी बात की ना कि 2003 में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साइन हो रहा था, तो मैंने वो एग्जैक्ट कवर किया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात वाकयात हैं, कभी मैं उस पर लिखूंगा या बात करूंगा। जो उस दिन जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उस दिन ये मामला हो रहे थे। सही। मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ है पूरा वो तबाह हो गया। ये इसका कोई ताल्लुक नहीं था मोदी जी से। और पे दर पे नहीं होते, सुबह दोपहर जब H1B वीजा का जो सत्यानाश हुआ, ये 1990 तक ये लॉटरी सिस्टम निकलता था। हम ये अच्छी तरह याद है, ये लॉटरी निकल रही है जनाब, लॉटरी होता था, लॉटरी सिस्टम कि सही। जी ये वीजा इस तरह से निकलेगा, लोग अप्लाई करते थे, उसके लिए क्वालिफाई करते थे, उसके लिए एग्जाम देते थे। कोई डॉक्टर्स एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेक के लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई ये, फिर उसके बाद फिर वो अप्लाई करते थे, फिर वो अच्छा जी हमारी ग्रीन कार्ड लॉटरी निकला है, वो ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर रहे हैं। वो ये जना H1B वीजा को भी कह रहे हैं कि जी जो उधर हैं वो उधर फंस गए हैं, जो जिन्होंने वहां पहुंचना था वो पहुंच नहीं सके। जी। 1 मिलियन में तो गोल्ड कार्ड है उनका सही। बैंकिंग चैनल के थ्रू। और मुझे आप एक बात बताएं, जी डॉक्टर साहब। $1 मिलियन लेके मैंने गोल्ड कार्ड ले लिया, मैं करूंगा क्या वहां जाके? वो जो वहां रहना है, काम है, कोई दुकान खोलूंगा, कोई खर्चे करूंगा, बैंकिंग चैनल से पैसे भेजूंगा, पहले बैंकिंग चैनल से पैसे भेजूंगा, फिर वो कार्ड अप्लाई होगा, फिर जिस मुल्क में बैठा हूँ उस मुल्क के लोग मुझे पकड़ेंगे कि अच्छा बेटा ये बैंकिंग चैनल से $1 मिलियन भेज रहे तू बाहर, तो ये जरा बताना है पैसे कहाँ से आए तेरे पास। तो जो पुराने जिनके बच्चे बैठे हुए हैं वो फंस गए हैं, वो जिन्होंने अपने ये जो एलीट ऑफ द एलीट दुनिया की ये फंस गई है, इन्होंने बच्चे भेजे हुए थे, किसी ने इधर बैठे हुए थे दाल रोटी खा रहे थे बैठ के, बच्चे उधर भेजे हुए थे। कुछ टेक के लोग थे, कुछ वो लोग थे सेल्फ मेड जबरदस्त। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ऑन बिल्कुल कि इंडिया का जो टेक उनके लोग हैं, टेक के लोग बड़े जबरदस्त, उनके बहुत स्टार्टअप ये वो सारे सबका सत्यानाश कर दिया मोदी ने उठा जी के। डॉक्टर साहब। ये स्ट्रेटेजी ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर का और ये H1B वीजा और वो जो हथकड़ियां लगा के, और मैं उस वक्त ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अनयूजुअल था, ये हथकड़ियां लगा के वापस भेज रहे हैं। ये बाइडेन दौर का इशू नहीं है, ये बाइडेन सॉरी ये ट्रम्प दौर का इशू नहीं है, ट्रम्प दौर से पहले बाइडेन दौर का इशू है, जब इन्होंने लोग पकड़ लिए थे कि कत्ल कर रहा है वजीद देवल दूसरे मुल्कों में। इनको समझ ही नहीं आती, ये अपनी दुनिया में मस्त, ये वही क्या कहते हैं जो स्टॉकहोम सिंड्रोम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने जूते खाते हैं उतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब इसी इसमें तो ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो अगला मंदूब है वो क्यों ये ग्रेटर गेम प्लान हो रहा है, ग्रेटर गेम आहिस्ते से खुलेगा। ये क्या चक्कर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको बगराम चाहिए, और बगराम उनको चाहिए, और साथ ही उनका जो नुमाइंदा है इस इलाके का नुमाइंदा खसूसी वो सेंट्रल एशिया को, जहां उनकी ऑलमोस्ट प्रेजेंस नहीं है, स्टांस तो सारे के सारे SCO के मेंबर है ना,
स्टांस तो सारे एससीओ के मेंबर हैं और चाइना और सॉरी रशिया के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, तो ब्रेक यहाँ के बाद पर डॉक्टर जो साहब भी कुछ डिस्कस कर होगा वो लेते हैं। चाइना। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। मुख्तलिफ एमओयूज़ पर भी उन्होंने दस्तखत किए हैं। इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? जी जी देखें, ये मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मईशत तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की इस वक्त हिली हुई है। एक बहुत क्रिटिक दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी है। मैंने आपसे कहा ना कि H1B वीज़ा जो है इसने ये पता नहीं वापस आ सकेगा नहीं आ सकेगा। पहले तो ये बात होती थी कि जी वो इसको जो है वो वापस लेंगे, इसमें इजाफा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब उन्होंने उसको बिल्कुल ही बंद करने का ऐलान कर दिया। सही। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक जंग जो है ना यहाँ पे कहीं पक रही है, एक जी तैयार हो रही है जंग किसी भी अंदाज में। उस जंग के बाद बहुत सारे फैसले होंगे। वो जंग जो है वो एक देखें, सीरिया की फौज जो है वो बिल्ड हो रही है बिल्कुल गजा के जनूब में। सीरिया, कोई बात हुई कि सीरिया ने नेटो की पहले बात की, फिर वो मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं लेकिन वो गलत हैं। वो जो बात आ रही है ना कि सीरिया की तरफ से बात हुई जी और वो कुछ और है वो सिलसिला। सही। सीरिया, सॉरी मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ। इजिप्ट की जो फौज जमा हो रही है गजा के साथ, गजा इजिप्ट का हिस्सा रहा है, ये ध्यान में जी जी रखिएगा। तो इजिप्ट की जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो उनकी फौज है, जिसके बाद अमेरिका ने जो है ये इसराइल से और अमेरिका की आपस में बात हुई है कि ये प्रेसिडेंट सीसी जो है यहाँ पे अपनी फौजें जमा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरी जो बात है, एक और मुल्क ऐसा है जो इस वक्त मैंने कहा कि एक कई सारी झड़पें हैं। ये कतर को अपने साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन कतर के साथ ये और मुल्कों को भी कहीं ना कहीं हिट करेंगे। ये तालिबान की तरफ से बात हुई है कि 1 इंच नहीं देंगे हम, 1 इंच। अब वो आगे क्या पिक्चर बनती है और क्यों चाहते हैं वो यहाँ पर आना, जबकि शी जिनपिंग अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन चाइनीज का वो पहुंचा हुआ है आज, चाइना का दौरा कर रहा है। सही। और प्रीमियर शी के साथ उनकी बड़ी बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ ताजिर वाजिर गए हुए हैं वहाँ पे और काफ़ी बिजनेस से रिलेटेड ईवान नुमाइंदगान भी गए हुए हैं, काफ़ी सही। दौरा कर रहे हैं चाइना का और प्रीमियर शी से बात कर रहे हैं। लेकिन तो देखना ये कि बगराम के हवाले से आगे क्या चीज़ बात आती है सामने, क्योंकि बगराम, और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें मैं जो मंदूब है प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो उनके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को एक साथ, वो चूंकि उनका ऐलान हुआ है, इसको मैं गिमे दे रहा हूँ। मुल्क कौन से हो सकते हैं कि खलीजी रियासत भी हो सकती है, तुर्किया भी हो सकता है। इसराइल एक महाज को खोलने का सोच रहा है तुर्किया के साथ। एक मैंने कहा एक बड़ी जंग होगी, फिर क्लोजर होगा, ये पूरा जो एक बड़ा है ना ये क्लोज होगा इसमें। तुर्किया के साथ उनको दो तीन मसाइल हैं। एक तो मसला उनका ये है ना कि वो ये जो दुरूज और ये जो अंदर घुसे हुए थे बीच में, और ये जो अहमद शरा के साथ बातचीत कर रहे हैं गोलान की पहाड़ियों पे, ये कोशिश कर रहे हैं अहमद शरा को अपने साथ में ला लें, अहमद शरा को तुर्किया से अलग करते हैं, अहमद शरा को अरब मुल्कों से अलग करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा मुझे कहीं दूर दूर तक होता नहीं नजर आ रहा, सही। बावजूद इसके कि अहमद शरा जो है उनके साथ इनकी बातचीत चले, लेकिन वो बातचीत चल रही है गोलान की पहाड़ियों के हवाले से। दूसरा जो और ये दुरूज वरूज के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की थी सौदा वगैरह में। दूसरा इनको प्रॉब्लम इस तुर्किया के साथ ये भी है कि एक ध्यान में रखें चीज कि तुर्किया जो है वो नेटो का तो हिस्सा है, लेकिन साथ उसके जो, अगर हम ईस्टर्न मेडिटेरियन देखें ना, ईस्टर्न मेडिटेरियन वो साइप्रस वाला ईस्टर्न मेडिटेरियन, वो जो गजा के पानी है उस तरफ, जी जी तो उसमें साइप्रस जो है वो दो हिस्सों में है। जी ठीक है ना, साइप्रस जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है 70 की दिहाई में। और उसके एक हिस्से में जो है वो मौजूद है, वो तुर्की के पास है। और एक हिस्सा जो है वो साइप्रस है, जो कि जिसको जाहिर है कि जहाँ पे इसराइल के बड़े ताल्लुकात हैं और इसराइल उसको मानता है और सारा कुछ करता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो साइप्रस का हिस्सा जो है, वो जो नॉर्दर्न साइप्रस है वो तो तुर्किया का हिस्सा है। तो तुर्किया जो है वो जेल में रखेंगे, बिल्कुल इसराइल के सर पे बैठा है। जी तुर्किया जो है वो इसराइल के सर पे बैठा है। तुर्किया को आप ऐसे ना देखेंगे तुर्किया यूं जाएगा कि तुर्किया ये नॉर्दर्न साइप्रस में तुर्किया बैठा हुआ है जी और ये बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है इसराइल के।
ठीक है। और साथ ही जो है वो तो ये बड़ा इनके लिए इशू है कि ये फ्रंट कौन सा खोलें, और फिर उनकी वो जो ब्लू लैंड एक स्ट्रेटजी है तुर्की की पुरानी, वो जो सल्तनत उस्मानिया दौर की, जिसमें वो बताते हैं बाकायदा कि किस तरह से ऑटोमन्स गए थे और ये मेडिटेरियन तक उन्होंने वो जो ब्लू लैंड उनकी उनकी डॉक्ट्रिन है, अभी दोबारा उन्होंने उसको फ्रेश किया कुछ साल पहले। तो इसराइल को ये भी देखता है इसराइल के, मैं एक फंड और यहाँ छेड़ूं क्योंकि ये तो किस्सा मुकने वाला है, इसको किस्से को मुकने से पहले इससे पेशतर की नेतन्याहू बिल्कुल ही फारिग हो जाऊं, या तो मैं ये तो हमास वाले मौजूद हैं, ये यहाँ ये मौजूद है, एक फ्रंट और खोलूं तो या तो किसी खलीजी रियासत में खोलेगा, या ये एक कोई बहुत सारे पक रही हैं चीजें, सही। यानी कुछ ऐसे इवेंट्स, कोई एक फ्रंट ऐसा खुलेगा उसके बाद ही क्लोज होगा चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना ये नेतन्याहू वाला, उससे पहले या तो ये है कि अभी इसको डंप करेंगे, वो जो 6 बिलियन का असला और ये सारी चीजें अमेरिकन प्रेस, और साथ ही उन्होंने कह दिया मैं तो मिल नहीं रहा, अभी तो डेट फाइनल नहीं हो, कल तक शायद हो जाए, लेकिन अभी वो इसराइल का मीडिया कह रहा है कि जी नेतन्याहू ने तो कह दिया मैं उनसे इसको मिलूंगा, लेकिन ट्रंप की तरफ से दावत नहीं मिली। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप देखेंगे उससे पहले कि ये क्या माहौल बनता है, सही। उनकी जो मुलाकात होने जा रही है खासतौर पर तैयब उर्दोगन के साथ, कतर के साथ, बाकी लोगों के साथ जो उनकी मुलाकात होने जा रही है, और कल ये पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी और अमेरिका टोटल आइसोलेशन में खड़ा होगा, और अमेरिका बहुत जल्दी डंप करता है। अमेरिका ने जो किया है इंडिया के साथ, मैं तो एक तो मोदी जी को हम जिम्मेदार करार दे सकते हैं बहुत सी चीज़ों का, लेकिन ये जो खासतौर पे ये जो उनको उनका एक रिपोर्टर जो बात कर रहा था या बात कर रही थी खातून, उन्होंने जिस एक्सेंट में बात की और जिस तरह से ट्रंप ने वो तस्दीक आमेज अंदाज में जवाब दिया, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये मेरे ख्याल से एक अजीब सी बात है। यानी जो बरतानिया के लोग हैं उनकी कोई और एक्सेंट है, जो अरब्स हैं वो किसी और तरह इंग्लिश बोलते हैं, और मतलब है कि जर्मन किसी और तरह बोलते हैं खुद। तो ये जो तस्दीक आमेज उनका रवैया था वो बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई आप अगर आप में एक अमेरिका ग्रेट अगेन है तो हर मुल्क ग्रेट अगेन है, ये तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बादशाही तो अल्लाह की है। तो ये एक बहुत तस्दीक आमेज उनकी बात थी, वो बात ठीक है एक अमेरिका ग्रेट अगेन वो करते रहे, लेकिन ये अरब लोगों से कैसे बात करते हैं, उनका अलग अंदाज है इंग्लिश बोलने का, वो कुछ ज्यादा ही जो है ना, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले दिनों में वो अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि उनके ये चार्ली कर्क का जो इशू है, ये चार्ली कर्क की जो डेथ हुई है उनके दोस्त की, इसके जी। बारे में वो वजाहतें होती फिर रही हैं, हर वक्त वजाहत हो रही है, पूरा मेगा डिवाइड हो गया कि इसके पीछे जो है ये भी मोसाद ने मारा, मोसाद ने मारा। वो जी। जनाब कभी उनका मोसाद चीफ आके वजाहत कर रहा होता है, कभी नेतन्याहू, हर सुबह शाम वो कह रहा होता चार्ली कर्क को मैंने नहीं मारा, वो ये चार्ली कर्क को इसने मारा है क्योंकि चार्ली कर्क जो है वो उसके बहुत सारे बयान इसराइल के खिलाफ थे, ठीक है। और ये जो है ये पूरी जो मेगा के अंदर बहुत से लोग हैं, मैं तो ये अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसके कई लोगों को जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये सारे वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट थे, और ये बाइडेन दौर के एनजीओ से भी बाहर रहते थे अक्सर, और ये इधर उधर जो है वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। और तो ये जो है ना, ये चूंकि ये CNN और फॉक्स और इधर उधर, उधर वो रगड़ा खा रहे होते थे, इधर हम रगड़ा खा रहे होते थे, उसके नतीजे में ये है कि बहुत सारे लोगों में ज्यादा बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और ये वो इशू पहले दिन से ये कहते हैं कि 9/11 के वक्त जो है वो ज्यूज नाच रहे थे वहां पे, और ज्यूज और ये वो इसराइल को, और इसराइल तभी तो ये पोल बढ़ गया इतना ज्यादा, जी डॉक्टर साहब। ये नेतन्याहू की सपोर्ट नहीं मिल रही प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने आसपास से, अब तो स्टीव वित्को भी अलग हो रहे हैं ना अभी, सही। मतलब है कि देखें ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, मैं जी। क्लोज करने से पहले, कारोबारी लोग हमेशा अपनी जबान पे चलते हैं, स्टीव वित्कॉफ हो या बाकी, उस जबान कारोबार में ये लिखत पढ़त से ज्यादा एक आपकी अपनी एक रेपुटेशन होती है। अब स्टीव वित्कॉफ से आपने बात करवा के, कतर के साथ सारा माहिदा वायदा हल करवा के, अरब मुल्कों से आप जाके, अब जनाब थ्योरी चल रही है वहां पे कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी जहाज में वो करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो जहाज तो सारा बग है, वो कतर ने दिया हुआ है, इसकी तरह की उटपटांग बातें। तो अब अगर हुआ है तो हुआ है भाई, हम क्या करें, ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं। तो ये जी। है कि बहरहाल वो कतर ने, हालांकि आपको पता है ना वो जहाज नया जहाज नहीं है, वो तैयब उर्दगन के लिए उन्होंने तैयार किया था, तुर्की को देना था, बाद में उन्होंने तुर्की को नहीं दिया बल्कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को तोहफा कर दिया जी, जी जिसमें बहुत प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रैवल करते हैं जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।